आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम अंटार्कटिका जाने वाले हैं। हाँ चलो आ जाओ मेरे साथ, साइकिल से अंटार्कटिका चलेंगे और वहां पे मस्त हरियाली का मजा लेंगे। पेंगुइन्स मुझे नहीं लगता, शायद गाय भैंस दिखेंगी वहां पे ज़्यादा। तो अंटार्कटिका जो है वो ग्रीन हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डराने वाली बात है। जीएस पेपर 3 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का एक्सट्रीम रूप है। तो अब हम सुधर जाएं वरना हमारी वाट लगने वाली है मामू। तो आप ये समझ के चलिए, क्योंकि यहां पे ये कह रहे हैं कि जो प्लांट कवर है अंटार्कटिका पेनिनसुला में वो बढ़ता जा रहा है। एक्सटेंशन यानी कि एक तरीके से प्लांट जो हरियाली है भाई, बर्फीला है अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका को घेरती जा रही है। ये 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स मोर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज पिछले 10 सालों में हमको देखने को मिला है। तो अगर ऐसा होगा तो हो सकता है अंटार्कटिका में भी अर्बनाइजेशन शुरू हो जाए, लोग जाके बसने लगे। सस्टेन्ड ग्रीनिंग, ये स्टडी यहां पे की गई है और बोला है कि भाई देखिए एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन अंटार्कटिका में हमको देखने को मिल रहा है जो आज तक हमने नहीं देखा। और यही अंटार्कटिका और आर्कटिक, भाई नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सस्टेनेंस। क्योंकि अगर अंटार्कटिका नहीं होगा तो धरती गर्म कैसे रहेगी, धरती पे जीवन कैसे पनपेगा। लेकिन अगर अंटार्कटिका में कुछ हुआ तो हम ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पिछले 30-40 सालों में जो भयानक डेवलपमेंट हुई है वो बहुत डेंजरस है। अब ये जो अंटार्कटिका पेनिनसुला है, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है ना। अब अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही है, 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक। अंटार्कटिका में कोई आदमी नहीं रहता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ रिसर्च है। भारत ने भी अपना रिसर्च जो है स्टेशन वहाँ पे बनाया हुआ है। हालांकि कई बार कोशिश की है बहुत लोगों द्वारा कि एक बार चलो थोड़ा बहुत, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो किसी के उस पर नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो अंटार्कटिका पेनिनसुला, ये अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब आपको बता दो, जो टुंड्रा फीचर्स है ना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरीके से आप पहाड़ों पे जाइए जहां पे बर्फ गिरती है, तो वहां पे टुंड्रा लाइक फीचर्स देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत घास देखने को मिलती, घास देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत पेड़ देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना। आइस शेल्फ्स देखने को मिलेंगे, ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, लैंडस्केप्स जबरदस्त आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे और अलग जानवर, जीव जंतु देखने को मिलेंगे अलग तरीके के। तो वेस्ट कोस्ट जो पेनिनसुला का है, जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है ना, जो यहाँ का वेस्ट कोस्ट है, उसको सबसे ज्यादा लोग वहीं पे ही जाते हैं रिसर्च करने। वहां पे वेदर ठीक ठाक रहता है, माइल्डेस्ट है, तो इसीलिए वो बेस्ट होता है वहां पे देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए। अब वार्मेस्ट मंथ जो है वो जनवरी होता है, तो वहां पे एवरेज टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कोई बात नहीं, ये आप देख सकते हो अंटार्कटिका, ठीक है। अब ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से वैसे अंटार्कटिका के लिए ट्रिप भी चलती है। कितने की, 6-7 लाख रुपए दीजिए आप यहाँ पे साउथ, ये अर्जेंटीना में जाइए, ठीक है। यहां से आपको पूरी एक क्रूज मिलती है जो आपको अंटार्कटिका ले जाती है। आप पेंगुइन्स भी स्पॉट कर सकते हो। यहां पे आप क्रूज में ही रहोगे, शायद 7 दिन की होती है वो, क्रूज में ही रहोगे और उसके बाद बोट से आपको यहां पे ले जाया जाएगा। आप डुबकी भी मार सकते हो। तो एक पूरी की पूरी जो है अंटार्कटिका का टूर, एक क्रूज शिप जो है वो होता है, क्रूज टूर यहां पे होता है साउथ अमेरिका से। बहुत ही जबरदस्त टूर है, मैं गया नहीं हूं, मैंने व्लॉग्स देखे हैं। तो शानदार टूर है जो आप कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। लेकिन क्या होगा कि अगर वहां पे हरियाली आ जाए, या आप और इसको देख लीजिए, तो ये सबसे सदर्न पार्ट में जो साउथ पोल है वहां पे आपको अंटार्कटिका मिलेगा, सबसे ऊपर आपको आर्कटिक मिलेगा, राइट। तो ये सब आप देख सकते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यहाँ पे सील्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे पोलर बियर आपको मिलेंगे, पोलर बियर वैसे ही खतरे में है। यहाँ पे खूब सारी पेंगुइन्स आपको मिलेंगे। पेंगुइन्स भी बहुत ही कॉमेडी चिड़िया है भाई। पिंगू आता था टाइनी टीवी पे, बड़ा मजा आता था, मीप मीप करके हम लोग देखते थे। सबसे बढ़िया वैसे ऑसवर्ल्ड लगता था। आपको बताओ आपको क्या अच्छा लगता था। अंटार्कटिका में तो वही है कि 1986 पिछले 40 सालों में हमने ऐसा नहीं देखा। और यहां पे क्या देखने को मिला है, और यहां पे ये कि सबसे पहले मोसेस और लिकिंस, ये पहला, ये आपको ठंडी जगहों में देखने को मिलेगा ही, मोसेस और लिकिंस। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप होता है जब ग्रीन कवर बढ़ता है ना। आपको काई वाई देखने को मिलेगी, जैसे देखते हैं ना कि, तो वो ये लगातार बढ़ रहा है, यानी कि एक तरीके से वेजिटेशन, ग्रीनरी यहां पे बढ़ती जा रही है। 1986 में प्लांट लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर कम, सिर्फ इतना ही एरिया कवर्ड था।
अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, बाकी सब बर्फीला था, ठीक है ना। 2021 में 1 से ये 12 स्क्वायर किलोमीटर तक 12 टाइम्स, सिर्फ और सिर्फ पिछले 30 सालों में, 30 से 40 सालों में ये 12 गुना ज्यादा फैल गया है ना। यानी कि जब से अंटार्कटिका बना है, अरबों सालों से, कभी हमको यहां पे ग्रीनरी देखने को नहीं मिली, लेकिन अब यहां पे इट इज टर्निंग ग्रीन। तो एक तरीके से ये रिमार्केबल फीचर है, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें बदल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अब दुनिया में मापदंडों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मॉनसून का सीजन अब अक्टूबर तक चलेगा, जाड़े का सीजन अब चलेगा पूरा, भारत के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो ये पूरा ही अप्रैल तक चलेगा। चीजें बदल रही हैं, गर्मी जो है वो अब काफी लंबे समय तक चल रही है, तो मौसम चेंज हो रहे हैं, दिन चेंज हो रहे हैं, तो ये बदल लेने की जरूरत है। तो यहां पे 14 गुना ज्यादा पिछले 35 सालों में इंक्रीज हुआ है, इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और अगर हम अंटार्कटिका की वार्मिंग की बात करें तो ये 5 गुना ज्यादा ग्लोबल एवरेज से सबसे ज्यादा यहां पे भाई अंटार्कटिका पिघलेगा, तो यहां पे ग्लेशियर्स पिघलेंगे। तुवालू एक छोटा सा आइलैंड है, तुवालू 2050 तक 11,000 की पॉपुलेशन है, ये डूब जाएगा। तो पूरी दुनिया से बोल रहा है कि महाराज हमको बचा लो। और ऐसे बहुत सारे शहर है, भारत के भी जो कोस्ट के शहर है वो खतरे में है। अगर 1-2 सेंटीमीटर से भी सी लेवल बढ़ता है भाई, पानी बर्फ में जाती है, बर्फ का लेवल बढ़ेगा, तो हमारे बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। और वैसे ही आपको पता है कि इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से, पहले जब पेरिस क्लाइमेट आईपीसीसी की, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला 2015 में, जब वो आई थी, तब तो किसी ने उसमें ध्यान नहीं दिया, सब मस्ती में थे, कह रहे ठीक है यार हटाओ साइड में। अब ये रियलिटी हो गई है। हर साल पिछले 3 सालों से लगातार कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, अभी देखा आपने फ्लोरिडा में भयानक हरिकेन आया, कभी फ्लड्स आ रहे हैं, कभी तूफान आ रहे हैं, भारत में कितने शहर डूब जा रहे हैं, अप्रत्याशित बारिश हो रही है, सऊदी में बारिश हो रही है, जो कहीं जब बारिश नहीं होती थी वहां पे बाढ़ आ रही है। तो ये अब हमारे जीवन का एक पार्ट हो गया है, और हमको ये साथ में मिलकर करना है। हमको कुछ भी करके ये क्लाइमेट चेंज को खत्म करना है, ये कार्बन को हटाना है, वरना हालत बहुत दिक्कत हो जाए, हम ही मरेंगे। ये तो एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया 1950, पिछले 70-75 सालों में, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब वही है कि इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव, भाई जितना ज्यादा कार्बन छोड़ोगे, भाई कार्बन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, पॉइंट्स में है, ताकि वो धरती को गर्म रख सके, क्योंकि कार्बन हीट को कैप्चर करता है। लेकिन अगर हम इतना कुछ, हम नॉनवेज हद से ज्यादा जानवरों को काट रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या, पूरी धरती को गर्म करने में, जरा रिसर्च करिएगा। साथ ही साथ अभी यहां पे WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यहां पे ये बोला है कि भारत का जो ये ईटिंग पैटर्न है वो दुनिया के सबसे बेस्ट है। जो भारत की प्लेट्स होती है ना, सबसे बेस्ट है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा। फिर हम पोल्यूशन, हद से ज्यादा एयर पोल्यूशन किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज से लेकर बहुत कुछ है ना। देयर आर मेनी थिंग्स। अब ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन बस आप इतना समझिए कि यहां पे हमको हर तरीके से हाइड्रोकार्बन को हटाना है, ठीक है ना। तो ये चीज है, और इसी वजह से जंगलों में भी काम, अब सब जंगलों में भी आग लगती है। इंपैक्ट क्या होता है, इंक्रीज्ड वेजिटेशन जो हो रहे हैं। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे सॉइल आएगी, यहां कुछ उगता तो है नहीं, अगर मोसेस और लिकिन्स आएंगे तो बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी, मैंने बताया ना। तो इसके लिए और ज्यादा इन्वेजिव स्पीशीज आएंगी। दिस विल मेक हॉस्पिटेबल टू मोर इन्वेजिव स्पीशीज। मतलब एक तो होती है वहीं की स्पीशीज, जो वहीं के ही अरबों सालों से, जब से अंटार्कटिका है, वहीं के ही स्पीशीज, वहीं पे ही प्रजातियां रह रही। जैसे अगर आप पोलर बियर को यहां पे ले आओ तो मर जाएगा वो, क्योंकि उसकी आदत है, उसी तरीके से वो इवॉल्व हुआ है। लेकिन अगर वहां पे ग्रीनरी आई तो पोलर बियर वैसे भी मर जाएगा, और वहां पे फिर बंदर आ सकते हैं, सांप आ सकते हैं, बाहर की स्पीशीज आ सकती है ना, इन्वेजिव स्पीशीज को बोला जाता है। तो अतिक्रमण हो सकता है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका का खत्म, लोकल फ्लोरा। देखिए कि नेचर क्या कहते हैं, नेचर ने सबको प्रोटेक्ट करके रखा है, लेकिन नेचर का अपना तरीका होता है एलिमिनेट करने का, ठीक है ना। तो नेचर क्या करती है, अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ग्रीनरी आई, इन्वेजिव स्पीशीज आएंगी, तो यहाँ का क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। फ्लोरा फोना, यहाँ पे जो इकोलॉजी है वो खतरे में आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, रिमोट एरिया, ये भी एक दिक्कत की बात है, ठीक है। मोसेस जो है, अच्छा ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। और यहाँ पे इंसान भी काफी ज्यादा आते रहता है, जैसे यहाँ पे पता है टूर चलाया हुआ है, प्रॉपर टूर चलाया हुआ है। लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं यहाँ पे, बहुत दिक्कत, प्लास्टिक के तो अलग ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना।
प्लास्टिक से पोल्यूशन फैलता है यहाँ पे, जिसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन विजिटर्स भी आते हैं, अपने साथ नई नई बीमारियों को भी लेके आते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें लेके आते हैं। तो इनका छोटा छोटा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। एल्बिडो इफेक्ट, अब यहाँ पे क्या है कि एंटार्क्टिका पेनिनसुला, ये देखिए बेसिकली एल्बिडो इफेक्ट होता है कि जो सरफेस है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी, राइट, इसको भी, क्योंकि ये पूरी बर्फ है ना। अब जाहिर सी बात है, जो ग्रीनरी और बर्फ, अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो बर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ठंडी रहती है यहाँ पे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। तो एक तरीके से फीडबैक लूप, ठीक है ना, जिसकी वजह से वार्मिंग और ज्यादा इंपैक्ट होगी। यानी कि भाई देखो, धरती में ना हर एक चीज बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन है, सब कुछ बैलेंस्ड है। वाटर, ये पूरा रेन साइकिल है, वाटर साइकिल जिसको कहते हैं। लेकिन अगर ये डिसरप्ट होगी तो प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पे ये डिसरप्ट हो सकती है भाई, धरती दिन भर में जितनी हीट लेता है उतनी हीट भेज देता है ना। और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हर एक चीज अपनी जगह पे सही तरीके से है। लेकिन अगर एंटार्क्टिका हरा होगा तो ये लूप, यानी कि एक तरीके से गर्मी आ रही है लेकिन उतनी गर्मी जा नहीं पा रही है, तो गर्मी यहीं पे ट्रैप हो रही है, फर्दर ये वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये एम्परर पेंगुइन सबसे बड़ी होती है, एक तरीके से जायंट पेंगुइन होती, जायंट मतलब इतनी बड़ी नहीं, लेकिन आमतौर पे पेंगुइन से बड़ी होती है ये, ठीक है। तो ये सब खतरे में आएंगे। और इंप्लीकेशन क्या है राइजिंग टेम्परेचर? भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहला तो देखिए जो सी लेवल है वो राइज होगा, है ना। और बाकी यहां पे जो नेचुरल इकोलॉजी है वो डिसरप्ट होगी, पेंगुइन्स को खाना नहीं मिलेगा, सील्स को खाना नहीं मिलेगा, पोलर बियर्स को खाना नहीं मिलेगा, तो वो सब मरेंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा आइस लॉस होगा और वेजिटेशन ज्यादा बढ़ेगी। और वही है कि इसमें ग्लोबल सी लेवल्स अगर इंक्रीज होंगे तो शहर डूबेंगे, ठीक है। अब रिकमेंडेशंस क्या है? सबसे पहली बात तो क्या सोल्यूशन है भाई? सबसे पहली बात तो ग्रीन हाउस गैस को खत्म करिए। उसके बाद अब देखिए ये कैसे होगा, ये ऐसे तो होगा नहीं। $1 बिलियन से कुछ होगा क्या? ना, आप इसको 100 बिलियन, 1000 बिलियन, 2000 बिलियन तक लेके जाइए। भारत भी यही एडवोकेसी कर रहा है। तो फंडिंग, जब तक फंडिंग और रिसर्च नहीं होगी तब तक हम इस पर कुछ कर नहीं पाएंगे। साथ ही साथ मरीन और टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज है, वैसे आप ऐसे एरियाज बनाइए जहां पे कोई जा नहीं पाए, ठीक है। और ये एक संस्था के अंडर में होना चाहिए एंटार्क्टिका, ठीक है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, प्रैक्टिसेस है, जैसे बहुत सारे इंडिजीनियस पीपल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, और उन्होंने अभी तक अपने आप को बचाया हुआ है। मैं मेघालय गया, गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स है वहाँ पे, तो वो उन्हीं को ही पूरा का पूरा लेखा जोखा दिया गया है। आप वहाँ पे शोर नहीं मचा सकते, आप वहाँ पे कूड़ा नहीं फेंक सकते, बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि उन्होंने उसको, उसकी नॉलेज है, सदियों से वो नॉलेज ले रहे हैं नेचर की। तो ऐसे लोगों की हम बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ही बढ़िया होगा। अब आप बोलते हैं कि सर बताइए आप, अब देखो मेरे 10 में से 9 यूपीएससी टॉपिक होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको कितने लोग देख लेंगे? अभी मैं ऐसे कोई फर्जी टॉपिक कर दूं, है ना, ये कंट्रोवर्सी हो, तो उसको हजारों लोग, तो खुद पहले तुम अपनी सोच तो बदलो। तुम अगर मुझे ऐसे लेक्चर्स पे सपोर्ट करोगे तो मैं हर वक्त इसी तरीके के लेक्चर्स लाऊंगा, समझ रहे हो? तो ये चीज है। बाकी इसके लेक्चर को शेयर करो भाई हर जगह। थैंक यू सो मच।